हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक टेस्ट पेपर। तो जो हमारे इंस्टीट्यूट में इस संडे सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट हुआ था, तो आज उसका हम वीडियो सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 30 मार्क्स का टेस्ट था हमारा, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट दी गई थी। तो वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं इसका आज कि कैसे क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड्स अपॉन। तो बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं, यानी कि आपने अगर किसी बीकर में 1 मोल NaCl डाला है तो वो 1 मोल पे डिपेंड नहीं करेगा। अब सॉल्यूशन के अंदर मुझे बताओ कितने पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के। आप बोलेंगे सर 2 पार्टिकल्स हैं, एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होने वाले पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, ऐड होने वाले पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करेगी। तो क्या होने वाला है ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन सही होगा। द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, सेकंड इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट किसको कहा जाता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को, Kb। तो बच्चों इसकी यूनिट आपको याद होनी चाहिए, क्या होती है? Kg मोल इनवर्स। कैसे बनती है इसकी यूनिट? फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा Kb के लिए? डेल्टा Tb डिवाइडेड बाय मोलैलिटी। तो डेल्टा Tb क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, केल्विन में ले लो या डिग्री सेल्सियस में। अब सारे ऑप्शन केल्विन में दिख रहे हैं तो मैं केल्विन में ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा केल्विन। और मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स पर केजी। केजी ऊपर चला जाएगा तो यूनिट बन गई बच्चों Kg मोल इनवर्स। क्लियर? अब है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट होगा? सभी की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यानी कि सॉल्यूट के अमाउंट में तो कोई चेंज नहीं किया जा रहा है। कॉन्सेंट्रेशन सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास वगैरह सब बैलेंस हो गए। तो बेटा चेंज आ सकता है आप किससे? वॉन्ट ऑफ फैक्टर से। तो अगर आप पहले वाले NaOH के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो कितना होगा? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, वॉन्ट ऑफ फैक्टर 2 होगा। Na2SO4 में कितने आयंस बनेंगे? 2 Na होंगे और 1 SO4, तो 3 आयंस बनेंगे। NH4NO3 में NH4 पॉजिटिव NO3 1 नेगेटिव, 2 आयंस बनेंगे। KNO3 में भी 2 बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा I की वैल्यू किसके लिए है? सेकंड वाली है। तो बॉइलिंग पॉइंट में चेंज भी सबसे ज़्यादा उसी के लिए आएगा। देखो फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू एम। अगर वॉन्ट ऑफ फैक्टर यूज़ होता है तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो सब में वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वजह से वैल्यूज़ क्या हो रही होंगी अलग। और सबसे ज़्यादा किसके लिए चेंज आएगा? फिर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी वैल्यू सेकंड वाले ऑप्शन के लिए। तो सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेकंड वाले का आंसर लगा लेंगे Kg मोल इनवर्स। सॉरी। अब है व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ प्योर वाटर। तो आपके पास प्योर वाटर था, पानी था आपके पास, उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया आपने, उसमें चीनी मिला दी है, ठीक है, उसमें आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स पीस के डाल दिए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ आपने बना दिया लिक्विड, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे सर वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो जाता है, तो अब ये शायद सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल हो, मे बी ये 105 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो। जैसा आप घर में चाय के साथ भी देखते हैं, पानी में चाय डाल देते हैं, चाय क्या है? नॉन वोलेटाइल, तो चाय देर में उबलती है, ठीक है। तो मैंने पानी में चीनी वगैरह ये सब चीज़ें डाल दी हैं। अब मान लो ये तो हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा फिर? 100 से ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं इसी को फ्रीज़ करना चाहता हूँ, तो वाटर कितने पे फ्रीज़ हो जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन इसको फ्रीजिंग में टाइम लगेगा, डिप्रेशन आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। तो फ्रीजिंग इसकी क्या होगी? मे बी -2, -3, -1, ऐसे कुछ, 0 से कम। अब ये ऑप्शंस में थोड़ा सा समझा देता हूँ तुम्हें। पहला ऑप्शन लिखा है बॉयल अबव 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1000 नहीं है ये डिग्री सेल्सियस है। ऐसे ही ये भी डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस ये लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी देखिए, बॉयल अबव 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा हो जाएगा एंड 0 डिग्री सेल्सियस से फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन अ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। क्या निकालना है आपको? मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? सॉल्यूट के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स,
ठीक है। तो अब देखो 1 मोलर का क्या मतलब है। 1 मोलर का मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, है ना। मोलैलिटी की डेफिनेशन यही तो होती है कि कितने मोल प्रेजेंट होंगे 1 kg में। तो बेटा तुम्हें मोल्स पता चल गए सॉल्यूट के, डायरेक्ट पता चल गए। अब मोलैलिटी का क्या मतलब है, 1 kg सॉल्वेंट कितना है फिर 1 kg मतलब 1000 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर का 18, तो ये मोल्स आ जाएंगे कितने 55.55, डिवाइड कर लेना आप। तो 1/1 प्लस 55.55, तो ये आ जाएगा 1/56.55 इज इक्वल टू, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा आपका, अच्छा ऑप्शन तो है ही हमारे पास, तो ये आएगा 0.017 ऑप्शन 3। तो ठीक है, पॉइंट्स का ध्यान रखना, नहीं तो देखो काफ़ी सिमिलर हैं दो आंसर इसमें। चलो नेक्स्ट, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कितना आपको याद था। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशंस कौन दिखाते थे कि 2 लिक्विड आपने लिए ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 लिक्विड लिए। नेगेटिव डेविएशन का मतलब ये है कि उनका वेपर प्रेशर कम ऑब्जर्व हो, ठीक है, कम ऑब्जर्व हो। तो नेगेटिव डेविएशन तब आता है जब इनके बीच के इंटरेक्शंस क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस हो गए तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसा देखने को मिलता है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ये रहा एसीटोन, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा क्लोरोफॉर्म का, ये रहा क्लोरोफॉर्म। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे वेपराइजेशन कम हो जाता है, कम वेपर बनेगी तो कम ऑब्जर्व होगा वेपर प्रेशर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी निकालनी है, मोलैरिटी दी है, तो एक बढ़िया सा रिलेशन याद होना चाहिए, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर, मोलैरिटी कितनी है 0.2। एन फैक्टर क्या होता है, अगर एसिड है तो H पॉजिटिव देखो, बेस है तो OH नेगेटिव देखो, अगर कोई सॉल्ट है तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव आयन देखो। तो यहाँ पर ये कोई एसिड बेस तो है नहीं, ठीक है, तो टोटल आयंस देखो इसके, तो टोटल आयंस कितने होंगे, Na पॉजिटिव कितने होंगे 2, ऐसे ही CO3 भी 2 नेगेटिव होगा। तो टोटल आयंस कितने हैं इसके, Na पॉजिटिव वाले 2, या तो टोटल पॉजिटिव लो या फिर टोटल नेगेटिव। तो कितना आ जाएगा आंसर 0.4, तो 4th इज द राइट आंसर। अब आते हैं असर्शन रीजन में, ठीक है, इनको समझते हैं। जो बच्चे इनको इस तरह के क्वेश्चंस पहली बार कर रहे हैं वो अच्छे से सीख लेंगे, ठीक, कि क्या कॉन्सेप्ट रहेगा इसमें, मैं समझा देता हूँ आपको। तो ऑप्शन ए क्या रहता है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर, चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से देखो, NaCl इन वाटर एंड ऑर्गेनिक एसिड इन बेंजीन शो एबनॉर्मल मोलर मास। तो बच्चों आपको याद होगा एबनॉर्मल मोलर मास कब आते हैं, जब कोई डिसोसिएशन करे या फिर कोई क्या करता हो, एसोसिएशन करता हो। तो जब NaCl को पानी में डालते हो तो डिसोशिएट होता है। ऑर्गेनिक एसिड जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, इसे आप बेंजीन में डालते हो तो एसोसिएट करता है। तो इसका मतलब NaCl डिसोसिएशन कर रहा है या एसोसिएशन कर रहा है, तो इस वजह से एबनॉर्मल मोलर मास आएंगे, यानी कि रीज़न क्या है, सही है, असर्शन सही है, स्टेटमेंट सही है। अब क्या ऊपर वाले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन सेकंड वाला है, ये चेक करना है, उसको बोलते हैं रीज़न, ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मास इज ऑब्टेन्ड व्हेन द सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन अंडरगो डिसोसिएशन एसोसिएशन। बिल्कुल सही कह रहा है, ये वही बात बोल रहा है जो मैंने अभी ऊपर बोली कि एबनॉर्मल मोलर मास तब ऑब्जर्व होते हैं जब कोई कंपाउंड डिसोसिएशन या एसोसिएशन करता हो। तो दोनों सही हैं, और नीचे वाला जो रीज़न है वो पहले वाले को एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कि ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो बेटा 2 कांस्टेंट होते हैं, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं KF को, ठीक है। तो KF और KB जो होता है ना, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो अलग अलग सॉल्वेंट के लिए वैल्यूज़ क्या होती हैं, अलग अलग। तो पहला स्टेटमेंट सही है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का तो मतलब ये हो गया कि सबके लिए सेम रहेगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट तो यूनिवर्सल लॉ हो गया, जैसे आपने कहा सबके लिए लगेगा, लेकिन ऊपर वाले स्टेटमेंट में हमने बोला सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है सिर्फ, और अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग है। इसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत है।
पहला वाला सही है। तो देखो ऑप्शन सी, ए इज़ करेक्ट, आर इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, तो 9th का ऑप्शन सी और 8th का ऑप्शन ए। 10th में आओ, व्हेन स्कूबा डाइवर्स कम टूवर्ड सरफेस, जब स्कूबा डाइवर जो पानी में जाते हैं, ठीक है, गोताखोर जो होते हैं, या आप कभी घूमने जाएं, स्कूबा डाइविंग करने जाएं, तो जब स्कूबा डाइवर सरफेस की तरफ आते हैं, देयर कैपिलरीज गेट ब्लॉक्ड विच इज़ पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। तो जब स्कूबा डाइवर्स ऊपर की तरफ आते हैं तो उनकी कैपिलरीज वगैरह जो होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट तो सही है। अब क्यों होता है ऐसा, उसका रीज़न दिए, देयर अकर्ड रिलीज of dissolved gases as the pressure decreases and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood। तो जब आप डाउनवर्ड जाते हो, ठीक है, पानी में आप जब गहराई में जाते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ने से आपके ब्लड में एक्स्ट्रा गैसेस डिसॉल्व हो जाती हैं। जैसे नाइट्रोजन, अभी आप नॉर्मली बैठे हैं, नाइट्रोजन ब्लड में जा रही है और बाहर आ जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आप जब नीचे गए तो एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन भी आपके ब्लड में क्या हो गई, डिजॉल्व हो गई। ऐसे ही एयर नहीं बनी, डिजॉल्व हो गई ज़्यादा। अब जब आप ऊपर की तरफ आएंगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होते होते वो जो एक्स्ट्रा गैसेस हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी तेज़ी के साथ, तो बबल्स बनेंगे, जिससे आपकी नसें जो हैं, वेन्स जो हैं, वो ब्लॉक होने लग जाएंगी। तो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, तो इसका आंसर भी ए है। अच्छा, एक बात और मैं कह दूं कि ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, ऑब्वियसली टेस्ट पेपर आपने थंबनेल देखा होगा, ठीक है, जो अदर स्टूडेंट्स भी हैं, अदर व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, तो टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम किसी भी टॉपिक का, मैं बस सॉल्व करवा रहा हूँ तुम लोगों से क्योंकि मैं बताते बताते फिर कभी सब बताने लग जाता हूँ, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाई वेट, वट वुड बी द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का याद होना चाहिए आपको 180, नहीं भी याद होगा तो बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, C6H12O6 होता है, तो फॉर्मूला निकाल दोगे तो फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा 180। मास ऑफ सॉल्वेंट, बेटा 10% अगर ग्लूकोज है तो 90% क्या होगा, 90 ग्राम हो जाएगा आपका सॉल्वेंट। 1000 लगा दो ऊपर, बस इसको सॉल्व कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा आपका, मोलैलिटी आ जाएगी 0.617 यूनिट हो जाएगी कैपिटल स्मॉल m, या फिर आप लिख सकते हैं मोल्स पर केजी। नेक्स्ट, बहुत छोटा क्वेश्चन था ये। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन इज दिस। तो KH आपको दिया है 4.27 इंटू 10 की पावर 5 mm ऑफ Hg। 10 की पावर 5 ही है ना, -5 तो नहीं है, ठीक है, इसमें पावर थोड़ी गड़बड़ जाती है। 10 की पावर 5 है, ठीक है, mm ऑफ Hg, मिलीमीटर क्यूब ऑफ मरकरी। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन अंडर दिस प्रेशर। प्रेशर भी दिया है 760 mm ऑफ Hg। तो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं हेनरीज लॉ का, कि प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लो, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन निकाल दो इसकी कितनी है, सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो P/KH, P दिया है आपको 760, यूनिट चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, यूनिट दोनों सेम ही दी है क्योंकि मोल फ्रैक्शन तो यूनिट लेस होता है। तो बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 10 की पावर 5 ऊपर चले जाएगा, -5 में आ जाएगी पावर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ जाएगा आपका 177 इंटू 10 की पावर -5। पॉइंट थोड़ा एडजस्ट करना चाहो तो कर लेना, 177.9 समथिंग आ जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ बता दोगे, ठीक है। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड। ठीक है, ये लॉ होता है। एज्यूम दैट आर्गन एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 6 बार। तो बेटा प्रेशर दिया है गैस का, आर्गन गैस का प्रेशर दिया है इन वाटर, KH दिया है, किलो बार में दिया है KH। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसका सॉल्युबिलिटी निकालनी ना, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब मोल फ्रैक्शन ही है यहाँ पर। तो P/KH, इससे इजी क्या हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कहाँ मिस्टेक करी है, यूनिट में।
इसलिए मैं बहुत कहता हूँ कि फोकस रखा करो यूनिट पे। ये बार है, किलो बार है, किलो बार थोड़ी कैंसिल हो जाएगा, तो किलो हटाओ यहाँ से 10⁻3, अब बार से बार कैंसिल होगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 2 3 या 6, 2 2 या 4, और ये 2 से चले जाएगा 1.5, तो 1.5 इंटू 10⁻⁻4, तो ये आएगा। ईजी है लेकिन यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 14th। तो इसमें पेशेंस रखना था, कैलकुलेशन थोड़ा सा था इसमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा था, मल्टीप्लिकेशन था, बड़ी वैल्यूज़ थी बस। एट सम टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, बेंजीन का वेपर प्रेशर दिया है, इसको P0B बोल देते हैं क्योंकि प्योर दिया है। एंड दैट ऑफ प्योर टॉल्विन, इसको बोल देते हैं P0T, टॉल्विन का इतना दिया है। इफ़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन को XT कह देते हैं, ये दिया है। देन व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो सबसे पहले दोनों ही वॉलेटाइल हैं, तो सॉल्यूशन का प्रेशर जो है वो दोनों के समीशन से आएगा, PA प्लस PB। और PA क्या होता है, P0A XA, PB क्या होता है, P0B XB। ठीक है, तो P0A तो तुम्हारे पास है ही, तो P0A, अब मैं A की जगह यहाँ पे T लिख देता हूँ बेटा, A की जगह हम इसको टॉल्विन कर देते हैं, ये भी टॉल्विन है और ये टॉल्विन है। ठीक है, अब जो है प्रेशर ऑफ टॉल्विन देखो कितना है, अब ध्यान से देखना, ठीक है। टॉल्विन है 0.0925, मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन कितना दिया था, 0.6, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेंजीन का कितना दिया है वेपर प्रेशर, 256.256, मोल फ्रैक्शन कितना होगा बेटा, ये 0.6 है, तो बेंजीन का कितना होगा 0.4, 1 से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.4। तो PA मल्टीप्लाई करके निकाल लो, टॉल्विन का कितना आ जाएगा, टॉल्विन वाला मल्टीप्लाई कर लोगे 0.0555। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं बड़े एग्जाम में भी। 0.1024, अब इन्हें आप ऐड कर देंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 0.1579, जिसको 0.158 भी आप ले सकते हैं। तो ये टोटल प्रेशर आ गया आपका। ठीक है, ATM में बात चल रही थी, बार में बात चल रही थी, तो बार में प्रेशर आ गया आपका सोल्यूशन का। अब क्या है सेकंड पार्ट इसका, व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। वेपर फेज बेटा, तो वेपर फेज के लिए मैंने बताया था कि वेपर फेज में निकालना है ना किसी का, कोई A है, ठीक है, उसका निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। Y से दिखाया है मोल फ्रैक्शन को, यानी कि मैं गैस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बेंजीन के लिए लगाते हैं, पहले टॉल्विन के लिए लगा लेते हैं। तो प्रेशर ऑफ टॉल्विन इज इक्वल टू टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्विन इन गैस फेज। तो वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्विन क्या हो जाएगा, टॉल्विन का प्रेशर डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का प्रेशर। तो टॉल्विन का कितना आया था देखो, ये है टॉल्विन 0.0555, सॉल्यूशन है 0.1579। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास टॉल्विन आ जाएगा 0.352, 1 से माइनस कर लोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन भी आ जाएगा जो है 0.648। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15 ग्राम ऑफ अननोन मॉलिक्यूलर मटेरियल, कौन ऐड किया गया हमें नहीं पता। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा मास ऑफ सॉल्यूट हो गया WB, मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया WA, रिजल्टिंग सॉल्यूशन फ्रीजेस एट, तो ये दिया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द मटेरियल, मोलर मास हमें निकालना है, यानी कि MB निकालना है। तो पहले डेल्टा TF निकाल लेते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी, मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kgs। तो KF, अच्छा KF इसमें मुझे दे देना चाहिए था, वैसे वाटर के लिए KF होता है 1.86, पेपर में नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया भी था। तो 1.86, मास ऑफ सॉल्यूट है 15 ग्राम, मॉलिकुलर मास निकालना है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है kgs में चाहिए होगा ना, तो ये 450 है, तो ऊपर 1000 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये भी अननोन है, डेल्टा टी एफ भी नहीं दिख रहा है। तो डेल्टा टी एफ का बेसिक फार्मूला क्या लगता है बेटा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है सर टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टी एफ हमें निकालना है। टी नॉट एफ वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूशन का कितना दिया माइनस 0.34, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो बेसिकली डिफरेंस भी कितना आया फिर 0.34 डिग्री सेल्सियस। तो बस रख दो यहाँ पे 0.34। अब कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करना तो तुम्हारा काम है 0.34, वेट 1.86 इंटू 15 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 450, 0.34 को भी नीचे ले आओ। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, ये आ रहा है 182.3 समथिंग आ रहा है। यूनिट क्या होती है मोलर मास की, ग्राम पर मोल। तो ये एक नॉर्मल सवाल था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। जो अलग टाइप के क्वेश्चन हैं इंटरेस्टिंग है, जिनमें मिस्टेक्स होती है मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसके बाद है हमारे पास कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, तो बेटा टी एफ आपको कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है, मोलर मास भी दिया है, के एफ की वैल्यू भी गिवन है। अब MgBr2 क्या होता है, वाटर में आयनाइज होगा, क्या बनाएगा, तो ये पहचानना चाहिए आपको, Mg2 पॉजिटिव और 2Br नेगेटिव। तो कितने आयन्स हैं, 3, ठीक है। वैसे बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन होगा तो मैंने जानबूझ के नहीं दिया है कि कितना पूरा डिसोसिएशन हो गया, ताकि थोड़ा पहचान भी पाओ तुम, ठीक है। एग्जाम में लिखा होगा कि कंप्लीट डिसोसिएशन होता है इसका। तो कितने आयन्स मिलेंगे, 3, यानी कि I इज इक्वल टू 3। तो तुम्हारी अवेयरनेस थोड़ी सी बढ़ाने के लिए मैंने कई बार ये डिसोसिएशन वाला टर्म में गायब कर रहा हूँ, ताकि आपको सॉल्ट पहचानने भी आ जाए। तो टी एफ आपको निकालना है, फार्मूला लगा देते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू, तो बहुत बच्चों ने गड़बड़ करी है आई वाले केस में, तो उस पर प्रैक्टिस करो। पहला टेस्ट देके तुम्हें आइडिया आ गया होगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ये है, आई है आपके पास 3, के एफ है 1.6 और मास ऑफ सॉल्यूट है 10.5 और मॉलिक्यूलर मास है MgBr2 का 184, मास ऑफ सॉल्वेंट है 200, तो उसे केजी में चेंज कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1000। तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो ये वैल्यू तुम्हारी आ रही होगी बेटा 1.59, जिसे आप 1.6 समथिंग 1.6 ले लोगे, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में, क्या फ़र्क पड़ता है, डिफरेंस है। अब तुम्हें डेल्टा टी एफ का बेसिक फार्मूला लगाना है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। टी एफ तुम्हें निकालना है, टी एफ को लेफ्ट साइड ले आओ और टी नॉट एफ को डेल्टा टी एफ को राइट साइड ले जाओ। तो टी नॉट एफ कितना होता है, केल्विन में निकालना चाहो तो 273 और ये माइनस हो जाएगा 1.59। या तो ये कर लो या फिर आपकी मर्ज़ी है सर, केल्विन में नहीं, हम तो इसी में निकाल देते हैं, सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 1.59। तो तुम्हारा जो आ जाएगा आंसर वो माइनस में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट तो होते ही -2 -3 है ना, तो ये -1.66 से समथिंग आ गया है। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और है। मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट डिफाइंड हो गई। एबनॉर्मल मोलर मास, तो जब कोई कंपाउंड एसोसिएशन कर दे, डिसोसिएशन कर दे, तो ऑब्जर्व होने वाले मोलर मास क्या कहलाते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास, जो कि एक्चुअल मोलर मास से हायर होते हैं या फिर लोअर होते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जानते हो, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस वो होती है जब बाहर से अप्लाई किया गया प्रेशर, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा डालते हैं तो प्रोसेस क्या हो जाती है, रिवर्स, यानी कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ होता है, हाई से लो, तो उसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, RO कहते हैं जिसे। नेक्स्ट, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई निकालना है और प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 25 मिलीग्राम, रिमेंबर इट, मिलीग्राम। K2SO4 अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें तो लिखा भी है देखो लास्ट में, एज्यूमिंग दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, तो 2 K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो I कितना हो जाएगा 3 ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस है, हाँ ये 25 डिग्री सेल्सियस है, तो पाई V इज इक्वल टू nRT, पाई निकालना है, वॉल्यूम हो गई 2 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास क्या 25 मिलीग्राम, मिलीग्राम मतलब 10 की पावर -3, मॉलिक्यूलर मास इसका दिया नहीं है, मैं बोल देता हूँ 174 होता है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा, मैंने क्लास में बता भी दिया था तुम लोगों को पेपर के टाइम पे, 174 ग्राम पर मोल, और क्या बचा, n हो गया, ठीक है बस हो गया, n हो गया, r कितना रखोगे 0.0821, क्यों रखोगे, क्योंकि 8.314 वाली वैल्यू जो होती है बेटा वो जूल्स में होती है, हमें प्रेशर बार में या ATM में चाहिए तो ये वैल्यू रखनी है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, लीटर ATM केल्विन इनवर्स, ठीक है, लीटर ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो टेम्परेचर भी किस में लोगे, केल्विन में, तो 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 298, तो पाई को आप सॉल्व कर लेंगे। अच्छा एक चीज़ रह गई, आई मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ठीक है, ये मिस्टेक हो जाती है, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, पता होने के बाद भी देखो ऊपर लिखा था मैंने नीचे रह गया, तो ऐसी मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, तो गलतियों से सीखें आप, बस बोर्ड एग्जाम में करी हुई गलतियों से ना सीखें, क्योंकि फिर उससे सीख तो लोगे फिर उसको सुधारने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन और है, थ्योरेटिकल है, शायद लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन कैप्ड इन वाटर रेजिन्स स्वेल इन साइज, यानी कि किशमिश को जब पानी में रखा जाता है, तो किशमिश को जब पानी में रखा जाता है तो हम कहते हैं वो स्वेल कर जाती है, ठीक है, तो किशमिश के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई है, पानी की कॉन्सेंट्रेशन लो है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होगी, लो से हाई, तो आप बता देंगे, एक्सप्लेन द फिनोमिना इन्वॉल्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो इस तरीके का डायग्राम दिखाना था तुम्हें, तो लो से हाई फ्लो दिखाना है और एक स्टेटमेंट लिख देना नीचे से कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस में क्या होगा, लो से हाई वाटर का फ्लो होगा जिसमें से किशमिश क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। 3 एप्लीकेशंस क्या दे सकते हैं आप इसमें, एक आप कह सकते हैं ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन, एक है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, तो ऑस्मोसिस के अंदर ही आया, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू है वो, तो प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर हो गया, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स हो गया, ग्रोथिंग ऑफ प्लांट्स हो गया, तो ऐसे काफ़ी सारे एप्लीकेशंस जहाँ पे ऑस्मोसिस की वजह से ही वो प्रोसेस प्रोसीड हो पाती हैं, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, तो अच्छे से पेपर को बना लो, ठीक है, और जिन्होंने अच्छे से टेस्ट दिया हुआ था तो सॉल्यूशन आप लोगों ने देख लिया होगा, कहाँ पर मिस्टेक्स हैं वो आप देखें, और जो प्रेजेंट नहीं हो पाए थे या जो अदर व्यूअर्स हैं, बेटा इस तरीके से चैप्टर वाइज जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते रहेंगे, टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। इससे पहले, इस टेस्ट पेपर से पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस पेपर के भी 2 वीडियो लेक्चर डाले थे, अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर कंप्लीट करो फिर आप टेस्ट करो, तो ऐसे ही टेस्ट आप लोगों को चैप्टर वाइज मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।